नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। मेरे साथ जो शख्सियत खड़ी है इनका नाम कैलाश मासूम है। फिल्में बनाते हैं, टीवी सीरियल बनाते हैं और बड़ी बात यह है कि अम्बेडकरवादी हैं। दो जिक्र मैं इनके बारे में ज़रूर इंटरव्यू की शुरुआत में करना चाहूँगा। पहला तो ये कि आपने पूरे देश भर में अगर डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड जो होता है वो कैलाश मासूम जी करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और दूसरा, बुद्धांजलि के नाम से जो दवाइयाँ आप घरों में यूज करते हो वो कैलाश मासूम जी जो है वो बनाते हैं। पत्रकार भी हैं, पहले फिल्मी दुनिया में पत्रकारिता करते थे, बाद में एक्टिंग के क्षेत्र में आए, अभी हाल ही में एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। तो बातचीत करेंगे और बातचीत का जो सिलसिला मैं यहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि देश भर में जो जातिवाद है, क्या कैलाश मासूम जी ने फिल्मी दुनिया में पहुँचने के बाद में जातिवाद का सामना किया, या वहाँ पर पढ़े लिखे लोगों में और जो कला क्षेत्र के लोग हैं कहते हैं कि आर्टिस्ट की कोई जाति नहीं होती है, क्या वहाँ पर जातिवाद नहीं है? कैलाश जी, सबसे पहला सवाल, पहले तो आपका स्वागत है समय निकालने के लिए। और सबसे पहला सवाल यही है कि आप फिल्मों में गए, आप मुंबई रहते हैं, और क्या वहाँ पर जातिवाद है? कहीं आपको ऐसा देखने को मिला? मैं सर 99 में मुंबई गया था। तो 99 में मुंबई गया तो मैं वहाँ पे पत्रकार के रूप में ही मैंने काम किया। और मेरे जितने भी सर्कल में लोग थे या सर्कल में आज भी लोग हैं, सब अपर कास्ट के लोग हैं। मुझे ऐसे कोई भी लोग नहीं मिले जो SC ST समाज से जुड़े हों। तो मुझे लगता है कि आज तक मुझे तो कोई ऐसी कोई तकलीफ़ आई नहीं कि मुझसे किसी ने भेदभाव किया हो या मेरी जाति की वजह से किसी ने मुझे काम से बाहर निकाला हो। बस ये है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कई चीज़ें कि हम हमारी सोच क्या है, हम कैसे परिवेश में रहते हैं, तो उसके ऊपर भी कई बार डिपेंड करती हैं चीज़ें। आपने कहा कि उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारी सोच क्या है। फिल्मी दुनिया के बड़े गीतकार हुए हैं शैलेंद्र, उनके बेटे हैं शैली शैलेंद्र। उन्होंने एक बार कही थी कि मेरे पिताजी दलित समाज से आते थे, चमार जाति से आते थे। अगर वो चमार दलित नहीं होते तो उन्होंने 800 से ज़्यादा गीत लिखे, तो जो मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भी उनके जो बेटे हैं शंकर शैलेंद्र नाम है उनका, शैली शैलेंद्र, हाँ जी, वो मेरे मित्र हैं, उनसे मैं मिला हूँ। तो उन्होंने भी ये बात मुझसे कही कि जब से मैं ये बताने लगा हूँ कि हमारी कास्ट क्या है, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप इस कास्ट के हो, तो उस हिसाब से थोड़ा सा उनको कुछ दिक्कत वगैरह कुछ होती है। तो ये अब उनके साथ हुआ है तो इसको अब इनकार तो नहीं कर सकते, उनके साथ हुई होंगी चीज़ें। लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें ये अब जाके पता चली हैं कि वो दलित थे। पहले ना तो उनकी फैमिली कभी इस बात को मानते थे कि हम दलित हैं, ना वो स्वयं भी इस बात को मानते थे कि हम दलित हैं, जबकि वो तो मेरे ख्याल से बाबा साहब अम्बेडकर जी के टाइम से ही सक्रिय थे। और उनकी जो मैं समझता हूँ कि जो उनकी एक जो ट्यूनिंग थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ ज़्यादा बेहतर थी। और उनके साथ ही उनका बैठना उठना, राज कपूर साहब और ये जितना भी घराना था देवानंद साहब का, ये सारे लोग जो है उस समय नेहरू परिवार से जुड़े हुए थे। तो ये अब ये बातें कह रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो। एक सवाल और निकल करके आता है, वो ये है कि आप डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड शो करते हैं और हर साल 20-30 लोगों को जो फिल्मों में काम करते हैं, हमने पिछली बार भी देखा कि आपने सोनू निगम और तमाम वो बड़े गायक हो गए, बहुत सारे लोग हैं एक्टिंग के क्षेत्र में, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जिन लोगों ने रोल किया उनको आपने बुला करके डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा से सम्मानित किया। और उनके तो अब तक मतलब आप ये करते हैं, लोग आते हैं ऐसे सम्मान बाबा साहब के चित्र को लेकर के जाते हैं, उनकी मूर्ति को लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके दिमाग में आइडिया आया कहाँ से कि फिल्मी सितारों के घर में डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा जाए? जब मैं गया 99 में मुंबई गया तो मुझे एज ए पत्रकार के रूप में मुझे बहुत सारे अवार्डों में जाने का मौका मिलता था। मैं देखता था कि दादा साहब फाल्के अवार्ड है, महात्मा गांधी अवार्ड है, राजीव गांधी अवार्ड है और बहुत सारे इंडस्ट्री में अवार्ड हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे कोई अवार्ड नहीं है। तो चूँकि पहले से ही बचपन से ही हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में जाना है, संघर्ष के बारे में पढ़ा है, हम उस कम्युनिटी से आते हैं और हम कट्टर अम्बेडकराइट हैं। कट्टर मतलब हम प्योर अम्बेडकराइट हैं और हम उनकी विचारधारों पे काम करते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि जब इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतने बड़े लोग हैं, बॉलीवुड है, तो यहाँ पे कोई बाबा साहब अम्बेडकर का अवार्ड क्यों नहीं है? तो ये सवाल मैंने अपने आप से ही किया
और फिर मैंने अपने आप को ही जवाब दिया कि इसकी शुरुआत भी मैं ही करूँगा अब। तो 2011 में मैंने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के सबसे बड़े ऑडिटोरियम सन्मुखानंद हॉल, जिसमें 3-4 हज़ार लोगों का वो कैपेसिटी है, वहाँ पर मैंने 14 अप्रैल 2011 को ये अवार्ड रखा, जिसमें मैंने एक चीज़ बात का और ख्याल रखा कि ये जो अवार्ड है ये मैं किसी जाति धर्म में बांध करके नहीं रखूँगा। ये अवार्ड मैं हर जाति धर्म के लोगों को दूंगा, और ख़ास तौर से मैं उन लोगों को भी दूंगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से बाहर हैं, या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोग सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, या उनको पता नहीं है। तो उन लोगों को मैं ज़रूर अपने मंच पे लाऊंगा, और उन मंच पे ला करके उनको मैं सम्मानित करूंगा। तो मैंने 2011 में इस बात का शुरुआत किया। तो शुरू में मैंने धर्मेंद्र जी को अवार्ड दिया, शबाना आज़मी जी को दिया, विवेक ओबराय को दिया, उदित नारायण को दिया। उसके अलावा समाज के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो शुक्ला हैं, तिवारी हैं, पांडे हैं, हर समाज के लोगों को जो हमारी बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ सके या समझ सके, बाबा साहब को समझ सके, और वो हमारे मंच पे आते हैं और बाकायदा सम्मानपूर्वक ये अवार्ड लेके जाते हैं। तो मुझे जब पहला अवार्ड जब बहुत सुपर डुपर हिट हो गया, हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोग बाहर वेट कर रहे थे, तब मुझे लगा कि मैंने जो बीड़ा उठाया ये मेरा सही कदम है। और वो दिन से लेकर के आज तक 13 साल पूरे हो गए। 13 साल के अंदर मैंने जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है उनको भी दिया है, और जो न्यू कमर्स हैं, जो हमारे समाज के भी हैं, अदर समाज के भी हैं, उनको भी मैंने अवार्ड दिया है। 2011 में मैंने बताया धर्म जी और शबानंद। तो 2012 में आशा पारिक थी, संजय खान थे, विनोद काम्बली थे, चिराग पासवान को भी दिया था मैंने, और सरोज खान थी। ऐसे तमाम लोगों को दिया। 2013 में हनी सिंह को भी दिया, विनोद राठौड़ को दिया, ऋचा शर्मा को दिया, चेतन शर्मा को दिया। 2015 में सचिन खेडेकर को दिया, तुषार कपूर को दिया, सोनू निगम को दिया, हेमलता जी को दिया। और ऐसा इंडस्ट्री में कोई बचा नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू, मूर्ति अपने घर पे नहीं रखता हो। अभी मैंने प्रेम चोपड़ा साहब को भी दिया अवार्ड। तो मैं अभी उनके घर गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था 15 दिन पहले। तो वहाँ पर देखा कि सारे अवार्ड थे उनके पास, और सबसे आगे बाबा साहब अम्बेडकर का अवार्ड रखा हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहीं भी जाता हूँ, एक्टरों के पास जाता हूँ, बड़े बड़े स्टार के घर जाता हूँ, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर मौजूद हैं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी से बहुत प्यार करते हैं, उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। और उनको अगर जानकारी नहीं है तो वो जानकारी पढ़ने के बाद, समझने के बाद आते हैं और उनके बारे में बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने कहा जब 2011 में आपने शुरुआत की अवार्ड, डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड देने की, और अब हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो लगभग 12 साल का समय जो है वो गुजर गया। 12 साल में कितने लोगों को अब तक आप इस अवार्ड से सम्मानित कर चुके हैं? मुझे लगता है कम से कम मैंने 200 से 250 बिग सेलिब्रिटीज़ को, चाहे वो साइना नेहवाल हो, मैरी कॉम हो, धनराज पिल्ले हो, आरपी सिंह क्रिकेटर हो, खली हो, ऐसे तमाम इंटरनेशनल, नेशनल और लोकल लेवल पे भी मैंने सबको सम्मानित किया है। तो ये बड़ी बात है कि इन्होंने अभी तक लगभग 250 लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड दिया। और पहले हमने इनसे सवाल किया कि क्या जातिवाद, तो 2 चीज़ क्लियर हो गई। एक बड़ा सवाल और यहाँ, आप बिजनेस भी करते हैं, बुद्धांजलि नाम का प्रोडक्ट आप निकालते हैं। हमें तो मालूम नहीं था कि वो आपका है, हम तो ख़रीदते थे और यूज़ करते थे, लेकिन आज पता चला कि ये, हम खुश होते थे कि बुद्धांजलि, चलो पतंजलि है तो बुद्धांजलि भी हमारे किसी आदमी का ही होगा, लेकिन कैलाश मासूम जी का है। ये बड़ी बात थी। कैसे ख्याल आया आप मन मस्तिष्क में कि इस प्रकार से बुद्धांजलि जो है निकालना चाहिए? सर, इसके लिए ऐसा था कि हम इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपने लिए तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा भी काम करना चाहिए जिससे कि हज़ारों लाखों जो हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बिज़नेस के साथ जुड़ें, व्यवसाय के साथ जुड़ें। ये बड़ा इशू है, और ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारे जो समाज है, इतनी आबादी वाला समाज है, लेकिन बिज़नेस की तरफ बिल्कुल नहीं है, उसका ध्यान जीरो है। तो ना तो बिज़नेस, व्यापार नहीं करना चाहते। हाँ, एक चीज़ में सबसे आगे हैं, अगर कोई धरना है, प्रदर्शन है। एक आखिरी सवाल है कि जब आप 1999 के आसपास मुंबई गए थे, सारी चीज़ें आपने देखी वहाँ,
तब की फिल्म इंडस्ट्री में और अब की फिल्म इंडस्ट्री में पहले बाबा साहब की फ़ोटो नहीं होती थी फिल्मों में। आजकल कोई मूवी में थाने का अगर सीन होता तो बाबा साहब की फ़ोटो होती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के लोगों की स्वीकारता बढ़ी है। बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकारता अब हर जगह है। बाबा साहब अम्बेडकर अब पूरे वर्ल्ड के हैं। ये हमने महसूस भी किया है कि आज चाहे फिल्म का राइटर कोई भी हो, डायरेक्टर कोई भी हो, प्रोड्यूसर कोई भी हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो या तो अदालत में या तो पुलिस स्टेशन में आपको मिलेगी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग अब इस बात को जान गए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान रचयिता थे, संविधान उन्होंने लिखा था, और अगर उनकी फ़ोटो नहीं रहेगी तो गलत मैसेज जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ, जो बात मैं कहने वाला था वो छूट गई। मैं ये कहने वाला था जो रह गए कि बहुजन समाज के जितने भी युवा हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। आप इसको एक एंटरटेनमेंट का जरिया मत मानिए। ये एक उद्योग है जहाँ पर 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ की फिल्में बनती हैं और एक एक एक्टर करोड़ों रुपए लेता है। तो आप मेरी गुजारिश है, माता बहना जो भी हैं, कि आप अपने बच्चों को डांस सिखाइए, एक्टिंग सिखाइए, टैलेंट ज़रूर लाइए, सिंगिंग सिखाइए, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ लाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। आज अगर हमारा कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। मतलब हम सोचते हैं क्या क्या कि फालतू काम में पढ़ लिख करके नौकरी करो। तो ये आज दूसरे जो अगर लोग हैं तो वो टैलेंट के बल पे हैं, वो आगे जाते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं। लड़कियां भी अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है घर से। तो हमारे भी जो समाज के लोग हैं इसको आप बुरा ना समझें। अभी तो जाने लगे हैं लोग, जैसे अभी वो लड़की है, क्या नाम है, जो बिग बॉस में भी गई थी, जा रहे हैं तो कर भी रहे हैं। अगर आपने देखो कि अर्चना गौतम भी दोस्त है, अर्चना गौतम को मैंने अवार्ड भी दिया है, अर्चना गौतम को अवार्ड भी दिया बाबा साहब अम्बेडकर। तो आप एक उदाहरण है वो लड़की कि देखिए उसने अकेली ने जाके बिग बॉस में सबकी बैंड बजा दी। तो ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए जो बाकी लड़कियां हैं या बाकी जो लोग वो किसको मानती है किसको नहीं मानती वो छोड़ दीजिए, लेकिन वो बाबा साहब अम्बेडकर को तो मानती है, नाम लेती है और वो खुल के बोलती है कि मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि मैं फिल्मों में मैं भी कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो शेड्यूल कास्ट हैं, लोग जाति छुपा के रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को अगर हैं तो बिल्कुल, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसे ही बहुत सारे राइटर भी हैं, मेरे दोस्त हैं, जो कहते हैं भैया जो है बाबा साहब अम्बेडकर तो हमारे भगवान हैं, लेकिन जब बात आएगी मूवमेंट की या उनके लिए कुछ करने की तो पीछे हट जाएंगे। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक सबक बनना चाहिए। जैसे अभी वो अगर टैलेंट है तो उसको कोई रोक पाया, जबकि उन्होंने अर्चना गौतम ने एक सबसे बड़ा रूल भी तोड़ा, उसकी गर्दन पकड़ ली। फिजिकली अटैक करना सबसे बड़ा वहाँ पर गैरकानूनी काम है, लेकिन उसके बाद उन्हें निकाल दिया तो फिर लाना पड़ा, तो उसके टैलेंट की वजह से लाना पड़ा, उसके दबंगई से लाना पड़ा। तो ये समझ लीजिए आज वो पैसे भी कमा रही है, नाम भी है, शोहरत भी है। तो ऐसे सब लोग आइए, और बहुत सारे टैलेंट हैं, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है, और भरपूर पैसा मिलता है इंडस्ट्री में। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल है कैलाश भाई कि जब आपने डॉक्टर अम्बेडकर शो जो शुरू किया, अवार्ड शो शुरू किया, 13 साल में जब आप किसी आदमी को इनविटेशन भेजते हो कि हम आपको डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड देना चाहते हैं, आप आइए, आपका स्वागत है, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने आने से इनकार कर दिया हो? देखिए, आने से डायरेक्टली तो कोई इनकार कर नहीं सकता, कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो बहाना कर देते हैं, या तो बहाना ही कहूँगा कि हम शूटिंग पे हैं, या हम लंदन में हैं, या हम अमेरिका में हैं। कई बार ऐसा हुआ, जब लता मंगेशकर जी थी, तो मैं हमेशा चिट्ठी भेजता था उनको कि हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। तो वहाँ से मुझे फ़ोन आता था, तो जैसे ही उनका फ़ोन आता था मैनेजर का, मैं समझ जाता था कि नहीं आ रही हैं। तो उनका फ़ोन आता था कि सॉरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, बाकी और फंक्शन में आना जाना तो रहता ही था। तो ऐसे अमिताभ बच्चन जी भी हैं, हम उनको हर तरीके से चिट्ठी भेजते हैं, उनका तो पर्सनल मोबाइल पे भी मैं मैसेज भेजता हूँ। और कई बार जब अवार्ड होता है तो रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन इसमें कोई, मैं समझता हूँ, हो सकता है व्यस्त हों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब धर्मेंद्र साहब आ गए और तमाम बड़े बड़े लोग आ गए अवार्ड लेने के लिए, लीना चंदावरकर, आशा पारेख, बहुत सारे लोगों ने लिया अवार्ड, तो एक ना एक दिन वो भी आएंगे और सम्मान लेंगे अम्बेडकर अवार्ड। तो आप कैलाश मासूम थे, जैसा इनके परिचय में मैंने बताया कि
मैं तो उनको यही कहूँगा कि एक अपने आप में मिसाल हैं फिल्मी दुनिया में। मैं लंबे समय से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये अलग बात है कि कैमरा पे पहली बार हम लोग जो इस तरीके से रूबरू हो रहे हैं। कैलाश मासूम जी राइटर हैं, फिल्में बनाते हैं, लिखते हैं, पत्रकारिता करते हैं, बिजनेस करते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड से जैसे मैंने बताया वो करते हैं। तमाम वो काम जो फिल्मों में इनके जाने से पहले नहीं हुए थे, इन्होंने कुछ नया किया है और इसी के लिए कैलाश मासूम हैं। इस बातचीत को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि कैलाश मासूम जैसे लोगों को कैमरे के सामने ला करके ये बातचीत की जाए ताकि समाज में ये मैसेज आए कि हमारे अपने समाज के अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोग अपनी पहचान के साथ में फिल्मी दुनिया में हैं। अगर आप कभी जाएंगे तो आपको एक बड़ा भाई, छोटा भाई, आपका बेटा कैलाश मासूम फिल्मों के दरवाजे पे मुंबई में ज़रूर मिलेगा, जो जय भीम के साथ आपका स्वागत करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसका आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए। नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अरुण के साथ, दिल्ली। तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। करना भी चाहिए, हक के लिए तो करना लेकिन मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप बिज़नेस की तरफ लगाएंगे तो ये सबसे अच्छा होगा। क्यों होगा कि जब आप आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो ये धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मेन आपका जो फोकस है वो बिज़नेस की तरफ होना चाहिए, व्यवसाय की तरफ होना चाहिए। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप 100 जो तकलीफ़ें हैं आपकी वो अपने आप निपटारा कर लेंगे। आपके पास पैसा आएगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, आपके पास ज़मीन जायदाद होगी, तो आपका शोषण बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है। शोषण होता है खेत खलियानों में, गांव में जाकर के, गरीबी में जहाँ संसाधन नहीं है, तो आप इस सब से कभी भी आप उभर नहीं पाएंगे। तो मैंने सोचा ऐसा क्या करना चाहिए, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं अम्बेडकराइट हूँ और बुद्धिज़्म को फॉलो करता हूँ, तथागत गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित हूँ, और मेरा कोई भी काम होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से या फिर गौतम बुद्ध के नाम से होता है। तो मैंने कई महीने रिसर्च किया कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊं, क्या नाम रखूं। तो मैंने कई महीनों के रिसर्च के बाद मैंने नाम रखा बुद्धांजलि। और मैंने सोचा कि ये बुद्धांजलि जो है, अभी फ़िलहाल हम आयुर्वेद में आते हैं, और आयुर्वेद पे जब मैंने रिसर्च किया, कई सालों पढ़ा, तो मैंने पाया कि जो आयुर्वेद है ये एक्चुअली हमारे बुद्धाचार्यों की देन है, हमारे मॉन्क्स की देन है। आज से हज़ारों साल पीछे अगर आप जाएंगे तो जब तथागत गौतम बुद्ध थे तो तब भी जो महर्षि जीवक थे वो उनका उपचार आयुर्वेदिक पद्धति से ही करते थे। और उनके बाद में महर्षि वाग्भट थे। महर्षि वाग्भट आए, अक्सर लोग हालांकि उनको बताते नहीं है कि वो क्या हैं, लेकिन वो प्योर बुद्धिस्ट थे। उन्होंने बाकायदा अवलोकित नामक बौद्ध गुरु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, रिसर्च की। हाँ, अवलोकित नामक बौद्ध गुरु से उन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, और उन्होंने फिर अष्टम संग्रम और अष्टांग हृदयम नाम के 2 ग्रंथ लिखे थे जो आयुर्वेद पे थे। आज वो रीढ़ की हड्डी है आयुर्वेद की। उसके बाद जो सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य थे वो थे नागार्जुन बौद्ध। नागार्जुन बौद्ध बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे और उनके सैकड़ों ग्रंथ हैं। और फिर उनके बाद में थे चिकित्सक बौद्ध, फिर जिनेंद्र बुद्धि, अमर सिंह बौद्ध। ये जितने भी लोग थे, महान आयुर्वेदाचार्य थे, ये सब प्योर बुद्धिस्ट थे। इन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत के बल पे आयुर्वेद की खोज की, भारत के असली आयुर्वेद की खोज की। लेकिन दुर्भाग्य कहें या विडम्बना कहें कि जो ये जितने भी बड़े हमारे बौद्धाचार्य हुए, इनके सारे ग्रंथों से भारत से ख़त्म कर दिया। जैसे कि नागार्जुन बौद्ध हैं, उनका एक भी ग्रंथ आपको यहाँ नहीं मिलेगा इंडिया में। आपको चीन में मिलेगा, जापान में मिलेगा, श्रीलंका में मिलेगा, थाईलैंड में मिलेगा, उनकी भाषाओं में, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ से सब नष्ट कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। तो हमने उनकी विचारधारा को, उनको सम्मान देने के लिए, जो हमारे बौद्धाचार्य थे उनको सम्मान देने के लिए, उनकी विरासत को आगे ले जाने के लिए हमने उसी आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बुद्धांजलि बनाई। ये बड़ी बात है कि जो हमारे पुरखे जो करके गए थे और जिस पे वर्तमान समय में दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है और वो अपनी वसीयत बताते हैं, उसको आपने जीवित किया और बुद्धांजलि के नाम से उसको शुरू किया। अभी बुद्धांजलि के कितने प्रोडक्ट हैं? अभी हमारे पिछले 4 साल से 25 से 30 प्रोडक्ट मार्केट में हैं। चाहे वो डायबिटीज़ की दवा है, चाहे वो पाइल्स की बवासीर की दवा है, चाहे गैस एसिडिटी का चूरन है, चाहे वो लीवर है, हार्ट है, बीपी है। इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं, ऐसे गंभीर विषयों पर हमारे 25 से 30 प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जो बुद्धांजलि की वेबसाइट पे मिलते हैं। उसके अलावा लोग देश भर से हमको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ़ोन करते हैं, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं।
उत्तर प्रदेश में आज हमारे कम से कम नहीं तो 60 से 70 डिस्ट्रीब्यूटर हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब हम मेडिकल पे अपनी दवा देते थे तो बुद्धांजलि का नाम सुनते ही वो लोग लेने से मना कर देता था। मेडिकल वाला वो रखता नहीं था। तो हमने फिर सोचा कि अब हमारे अपने ही मेडिकल शुरू हो जाएंगे। तो इसका हमने एक और तरीका सोचा कि अब हम बुद्धांजलि मार्ट ओपन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 1000 प्रोडक्ट हमारे अपने होंगे। चाहे आप कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ तक कि आपको जान के खुशी होगी कि बुद्धांजलि एसी भी आ चुका है। अच्छा। वॉशिंग मशीन भी आ चुका है, फ्रिज भी आ चुका है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक में भी हमारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं। फिर अभी मतलब बुद्धांजलि अभी आने वाले समय में कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। इसका रीज़न ये हुआ सर, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे पास कम प्रोडक्ट थे तो हमें पहले इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हमारे समाज के लोग ऑनलाइन भी हमें ऑर्डर करेंगे। हमको लगता था कि मतलब इतना ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा बहुत फ़ोन करेंगे, ऑर्डर दे देंगे। लेकिन मेरी वेबसाइट पे जब मैं एक दिन बैठ करके खुद चेक किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, कई हज़ार लोगों के ऑर्डर थे, कई हज़ार लोगों को। और सबका एक ये भी कहना था कि सर दवाइयाँ तो ठीक है, आप सर खाने पीने की चीज़ें भी लेके आइए, दाल चावल आटा नमक ये भी आप लेके आइए, हर चीज़ में आप आइए, हम केवल बुद्धांजलि को सपोर्ट करेंगे। बुद्धांजलि हमारा अपना ब्रांड है, बहुजन समाज का ब्रांड है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि अभी आप इतना बड़ा करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज होते होंगे बुद्धांजलि और पतंजलि दोनों भाई बहन लगते हैं, मतलब बड़े छोटा भाई बड़ा भाई जैसा कुछ लगता है। तो कभी आपको ने ये मन में रहा कि पतंजलि से आपका कंपटीशन है? बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आपने कॉपी किया है, आपने नकल की है, लेकिन ये कोई कॉपी या नकल नहीं है या एक दिन का रखा हुआ नाम नहीं है। मैंने कहा कि ये रिसर्च है। बुद्ध और अंजलि, और बुद्ध का मतलब होता है शुद्ध, और बुद्ध से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। तो हमने, और फिर हम खुद बुद्धिस्ट हैं, तो हम तो अपने बुद्ध के नाम से ही रखेंगे। तो हमने उनको समर्पित करने के लिए बुद्धांजलि। पतंजलि वालों ने कोई आपत्ति नहीं करी आपसे इस नाम से? सर आपत्ति तो बहुत बड़ी हो गई थी। हमको तो पतंजलि की तरफ से कम से कम नहीं तो 100 पेज का एक नोटिस आया था। उन्होंने ट्रेडमार्क वालों से ट्रेडमार्क में शिकायत की थी कि ये जो बुद्धांजलि है ये हमारे पतंजलि से मिलता जुलता नाम है, आप इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। तो हमने उसका जवाब दिया, हमारी भी लंबी चौड़ी लीगल टीम है, ऐसी तो बैठे नहीं हैं हम, और हम तो बस उनको जवाब दे दिया हमने उनको कि भैया सारी अंजलि के तो आप मालिक नहीं हैं, दुनिया में 50 अंजलि हैं, अंजलि है, गीतांजलि है, सीतांजलि है, क्या क्या खुल रहा है। तो ये तो बस मुझे ऐसा लगता है कि जब देखा कि ये एक नई कंपनी जो है अब इस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो फिर वो मुझे लगता है कि रात को नींद नहीं आई होगी। नहीं, थोड़ा सा बुद्ध के नाम से भी लोगों को दिक्कत। हाँ, क्योंकि ये एक बात और है राहुल सर कि जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ भी हमारा कांटेक्ट बन रहा है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे मैंने एक बात बताऊं कि हमारे बहुत समय पहले हमारे मॉन्क हैं, उनके माध्यम से हमारे श्रीलंका के एक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी हमारा चल रहा था कि हम वहाँ पे लॉन्च करेंगे। अभी थाईलैंड में चल रहा है, चाइना में भी हम लोग लेके जाएंगे। तो जो ज़्यादा जो बुद्धिस्ट अपने कंट्री हैं वहाँ पर भी बुद्धांजलि की डिमांड बढ़ रही है। उनका कहना है कि आप जो प्रोडक्ट हैं आप यहाँ लेके आइए, यहाँ पे आप लॉन्च कीजिए, हम फुल सपोर्ट करेंगे आपको। तो कैलाश जी, लगभग सारे सवालों के जवाब मैंने आपसे ले लिए हैं। अंत में बस मैं यही आपसे जानना चाहूँगा कि आप बिज़नेस से जुड़े हैं, बुद्धांजलि आपने लॉन्च किया, 4-5-6 हज़ार अपने बहुजन समाज के लोगों को आपने रोज़गार दिया, बड़ी बात है। जिस दौर में लोग नौकरी के लिए भटक रहे हों, कैलाश जी ने खुद नौकरी नहीं की, लेकिन एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें बहुजन समाज के 5-6 हज़ार लोगों को नौकरी दी है। फिल्मों से जुड़े रहे हैं, फिल्में भी बनाई हैं, पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड शो जो है वो करते हैं, हर साल करते हैं। मैं भी एक बार इनके प्रोग्राम में उसका साक्षी बना था। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और अंत में पूछ लेता हूँ कि अब बिजनेस की तरफ कैलाश मासूम जी का ध्यान है या फिल्मों में भी कुछ चल रहा है? नहीं, देखिए एक्चुअली मैं गया तो फिल्म इंडस्ट्री में ही था काम करने के लिए, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता।
तो मैं चाहता भी हूँ कि और गुजारिश भी है आपके माध्यम से, जो हमारे बहुजन समाज के लोग अगर इस मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उनसे अपील भी करनी है कि आप जो है फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आइए। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ कोई भेदभाव होगा, कला के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको 100% लोग लेंगे, आप उनकी ज़रूरत बन जाएंगे। मैंने एक भी केस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देखा, मैं कम से कम 25 साल से हूँ, और मेरे सब इर्द गिर्द भी सारे लोग ही हैं, अपर कास्ट के लोग, सबसे मेरी दोस्ती है, सबके साथ में घर पे उठना बैठना है, मेरे घर पे उनको भी पता है मैं कौन हूँ, क्या है हमारी सोच, हमारी विचारधारा एकदम अलग है। मेरा एक ही बात ये कहनी है कि हमें अपनी बात को, ठीक है हमारे समाज पे इस बात से हम मना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते कि अत्याचार होते हैं और जो है उनके साथ में बुरा बर्ताव होता है, लेकिन हमें भी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे दोस्ती बना के आगे बढ़ना पड़ेगा समाज में। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पैसा उनके पास है, पूंजी उनके पास है, अगर संसाधनों पे कब्जा हो, संसाधनों का उनके साथ में कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी विचार से, अपने खुद के सोच से, खुद के अप्रूवमेंट से हमें उनके साथ काम करना पड़ेगा, मिलजुल करके रहना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप दूसरे लोगों को गाली देने की बजाय हमें एक दूसरे के साथ एक तरीके से रिश्ते बना करके चलना पड़ेगा, ताकि हम उसके सहयोग से और वो हमारे सहयोग से आगे बढ़ सके। तब ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो।